शीर्षक अश्लील। लेखक श्री हरगोबिंद सेन। माघ महीने की मध्यम धूप हजारीबाग की लाल धूल भरी सड़कों पर फैल रही थी। खिड़की के पास किताबों के ढेर के बीच शिशिर अपना सिर झुकाए डूबकर पढ़ रहा था। तभी अचानक एक आवाज हुई, फट। कोई बंद नहीं फूटा था, वो तो एक रबड़ का गुब्बारा फटने का शोर था। शिशिर जैसे ही चौंक कर किताबों से बाहर निकला, उसने देखा कि चपला दरवाजे पर खड़ी खिलखिलाकर हंस रही थी। सुबह से शिशिर जो किताबें लेकर बैठा था तो उठने का नाम ही नहीं ले रहा था। बाहर धूप तेज हो रही थी, पर उसे कोई सुध नहीं थी। काफी देर से दी जा रही आवाजें बेकार जा चुकी थी और अब चपला का सब्र जवाब दे गया था। उसे लगा कि अगर सचमुच बम फोड़कर उसे सबक सिखाना पड़ता तो अपनी बुद्धिमानी पर ही सवाल उठ जाता। इसीलिए गुब्बारे का धमाका चपला का एक छोटा सा विद्रोह था। शिशिर के कुछ बोलने से पहले ही चपला ने बनावटी गंभीरता के साथ कहा, चपला, दोपहर के 12 बज रहे हैं, कुछ ख्याल है? किताबों के पन्नों में क्या अमृत खोज रहे हो ठाकुरपा? शिशिर एक झटके में उठ खड़ा हुआ। उसने एक अपराधी की तरह मुस्कुराहट दी। 5 मिनट के भीतर नहाकर भीगे बालों के साथ ऊपर आते ही उसने आवाज लगाई, शिशिर, भाभी खाना लाओ, भूख के मारे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। चपला अपनी शांत और निर्मल आंखों से उसे बस खामोश खड़ी देखती रही। चपला को बहुत पुरानी बातें याद आने लगीं। ये तो जैसे कल की ही बात हो। कोलकाता पढ़ने जाने से पहले भी शिशिर ठीक इसी तरह भीगे बालों के साथ उसके सामने आकर खड़ा हो जाता था। आज इतने सालों बाद भी अपने उस बिखरे हुए देवर में कोई बदलाव न देखकर चपला का मन एक अजीब से सुकून और एहसान से भर उठा। उसे लगा जैसे ऊपर वाले की दुआ से एक बेसहारा बच्चा अपनी उसी मासूमियत के साथ हमेशा के लिए उसकी गोद में लौट आया है। शिशिर एक दिन बड़ा हो जाएगा, अपने पैरों पर खड़ा होगा, अपने काम खुद संभालना सीख लेगा। चपला के लिए इससे बड़ा दुख और कुछ नहीं था। उसे हमेशा अपनी देखरेख का मोहताज और खुद पर निर्भर देखने की एक छिपी हुई तड़प चपला के मन में घर कर गई थी। बस यही चपला का इकलौता लालच था। उसने बड़े लाड़ से कहा, तुम बिल्कुल पहले जैसे ही हो ठाकुरपा, जरा भी नहीं बदले। उसकी आवाज से जैसे ममता बरस रही थी। शिशिर ने हैरानी से पूछा, वो कैसे भाभी? चपला ने अपनी मीठी मुस्कान से कमरे को जैसे रोशन कर दिया। सोचती हूं कोलकाता में तुम्हारे इतने दिन कैसे कटे होंगे। क्या वहां भी कोई मेरी तरह तुम्हारे भीगे बाल सुखा देता था, या बस अकेले ही अपनी अस्त व्यस्त दुनिया में पड़े रहते थे? शिशिर हंस पड़ा। कोलकाता की बातें छोड़ो भाभी, बहुत जोर की भूख लगी है। उस मशीनी शहर की यादें ताज़ा की तो भूख और बढ़ जाएगी। चपला ने हंसते हंसते तौलिया उठाया और उसके बाल सुखाने लगी। बड़े लाड से उसने उसकी कमीज भी बदल दी। आज बहुत दिनों बाद फिर से बिल्कुल वैसे ही वो शिशिर को खाना खिलाने बैठी। शिशिर की मां के गुजर जाने के बाद से चपला ने ही उसे पाल पोस कर बड़ा किया था। चपला जब नई दुल्हन बनकर इस घर में आई थी, तभी घर गृहस्थी का सारा बोझ उसके कंधों पर आ गया था और उसने इसे एक मंजी हुई गृहिणी की तरह स्वीकार भी किया। शिशिर ने भी पूरे भरोसे के साथ खुद को अपनी इस नई भाभी के हाथों में सौंप दिया था। उस एक दिन जब देवर के आंसू पोंछकर उसे गले लगाया था और अपने हाथों से खाना खिलाया था, बस उसी दिन से हजारों काम छोड़कर उसे शिशिर के लिए दौड़ना पड़ता था। चपला को हमेशा यही लगता कि अगर वो अपने हाथों से निवाला मुंह में ना डाले तो शिशिर का पेट कभी भरेगा ही नहीं। नहाकर भीगे बालों के साथ शिशिर जब पहली बार चपला के सामने आकर खड़ा हुआ था, उस दिन की वो तस्वीर वो आज भी नहीं भूल पाई है। उम्र में वो दोनों लगभग बराबर ही थे, फिर भी उस दिन चपला का दिल एक अजीब सी ममता से भर उठा था। उसे समझ आ गया था कि इस सीधे साधे और प्यार के भूखे लड़के को किसी भी तरह बहलाया नहीं जा सकता। ये लोग प्यार छीनना जानते हैं। चपला जानती थी अगर वो शिशिर पर हक न जताए, उसे डांटे नहीं, तो वो शायद खाए पिए बिना ही खुद को बीमार कर लेगा। और यही हक जताना चपला के लिए सबसे बड़ा सुकून था। इसके बाद से शिशिर का एक एक काम चपला ने खुद अपने हाथों में ले लिया। चपला के पति अक्सर चिढ़कर कहते, चपला, तुमने ही इसकी आदतें बिगाड़ दी हैं। इतना लाड़ प्यार देकर तुमने इसे ऐसा अपाहिज बना दिया है कि आगे चलकर ये खुद कोई काम नहीं कर पाएगा। यहाँ तक कि इसे अपनी कमीज तक ढंग से पहननी नहीं आती। एक दिन चपला कमरे में पहुंची तो देखा कि शिशिर तेल की कटोरी लिए खुद ही तेल मालिश करने बैठा है और उसके पति किसी कड़क अनुशासन अधिकारी की तरह गंभीर होकर उसके सामने खड़े ये सब देख रहे हैं। ये नज़ारा देखकर चपला अपनी हंसी नहीं रोक पाई। शिशिर के माथे के सामने वाले बालों से तेल टपक रहा था, लेकिन पीठ तक हाथ न पहुंच पाने की वजह से वहां तेल की एक बूंद तक नहीं थी।
फर्श और तेल की कटोरी को देखकर यह समझना मुश्किल था कि तेल असल में कहाँ होना चाहिए था। उसका पूरा शरीर जैसे तेल की बाढ़ में डूबा हुआ था। चपला ने एक झटके में कटोरी हटा दी और कहा, हो गया, बहुत बहादुरी दिखा ली आपने, अब उठो। फिर अपने पति की तरफ मुड़कर उन्हें डांटा, खड़े खड़े इसका तमाशा देख रहे हो? तुम यहां से जाओ तो। बेचारा कम से कम कोशिश तो कर रहा। शिशिर शर्म के मारे लाल हो गया और उसे पसीना आने लगा। भाभी उसकी लगभग हम उम्र थी और उनके सामने इस तरह अनाड़ी बनकर खड़े रहना उसे खुद भी अखर रहा था। पर वो करता भी क्या? उसे सच में कुछ करना आता ही नहीं था। चपला ने उसे एक तरह से झिड़कते हुए कहा, क्या हर कोई सब काम कर लेता है? अगर तुमने फिर कभी खुद से कोई काम करने की कोशिश की तो मैं अपनी जान दे दूंगी। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना भी। इतना कहकर वो शिशिर को लेकर वहां से तुरंत चली गई। स्कूल की पढ़ाई पूरी करके शिशिर ऊंची शिक्षा के लिए कोलकाता चला गया था, पर सीखने के नाम पर वो बस किताबी पढ़ाई ही सीख पाया। दुनियादारी का उसे रत्ती भर भी ज्ञान नहीं हुआ। वही शिशिर आज पूरा जवान हो चुका है, मगर आज भी उसे अपना कपड़ा तक ढंग से पहनना नहीं आता। इसी बीच चपला के पति का तबादला ऑफिस के काम से हजारीबाग हो गया। हजारीबाग का वो रूखा मगर खूबसूरत नज़ारा, वो लाल धूल भरी सड़कें और पहाड़ों की खूबसूरती शिशिर के मन पर कोई असर नहीं डाल पाई। वो तो बस खिड़की के पास अपनी उस छोटी सी मेज पर किताबों की दुनिया में ही खोया रहा। एक दिन दोपहर को शिशिर समाजशास्त्र की एक किताब बड़े ध्यान से पढ़ रहा था। तभी चपला बड़े उत्साह के साथ कमरे में आई और बोली, ठाकुरपा, मेरी सहेलियां तुमसे मिलने आई हैं, जरा बाहर आओगे? सबने मेरे मुंह से तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुन रखा है। ये सुनते ही शिशिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो डर के मारे हकलाने लगा, अरे ये क्या गजब कर रही हो? इतने सारे लड़कियों के सामने जाकर मैं खड़ा होऊंगा? भाभी प्लीज तुम उन्हें कह दो कि मैं पढ़ाई में बहुत व्यस्त हूं, अभी नहीं आ सकता। चपला तो हंसते हंसते लोटपोट हो गई। उसने मजाक उड़ाते हुए कहा, शर्म आ रही है क्या? मर्द होकर इतनी शर्म मैंने तो पहले कभी नहीं देखी। क्या वो कोई शेर हैं जो तुम्हें कच्चा चबा जाएंगी? शिशिर शर्म के मारे पानी पानी हो गया। जैसे ही चपला कमरे से बाहर गई, वो तुरंत बिस्तर पर दुबक गया और तकिए में मुंह छिपाकर लेट गया। उसे डर था कि कहीं भाभी की बात न मानकर वे लड़कियां इस कमरे में ही न घुस आएं। बगल के कमरे से अब औरतों के खिलखिलाने का शोर आ रहा था। शिशिर मन ही मन सोचने लगा, भाभी भी ना क्या हैं, सब जानकर भी मुझे ऐसी मुसीबत में डाल दिया। उनकी सहेलियां पक्का मेरा मजाक उड़ा रही होंगी। उधर महफिल में ललिता नाम की लड़की काफी चुलबुली और आधुनिक ख्यालों की थी। उसने हंसी हंसी में कहा, अच्छा चपला, अगर तेरे इस देवर की अभी शादी करा दी जाए तो कैसा रहेगा? बंदा तो पूरा किताबी कीड़ा बनकर बैठा रहता है, अपनी बीवी को संभाल तो पाएगा ना। तभी दूसरी सहेली चारुशीला ने ललिता के गाल खींचते हुए मजाक किया, क्यों रे, क्या तो खुद उसकी बीवी बनकर आजमाना चाहती है कि वो कैसा है? ललिता ने एक फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, नहीं भाई, मैं उन बेहद शरीफ और शर्मीले मर्दों के चक्कर में पड़कर अपनी जिंदगी नहीं गुजार सकती। मुझे तो थोड़े बेबाक और रौबदार मर्द पसंद हैं। शिशिर के बारे में वैसे तो सब अपनी अपनी राय रखते थे, लेकिन ललिता को एक अजीब वजह से वो लड़का अच्छा लगने लगा था। उसे आजकल के उन सब जानने वाले मर्दों की अकड़ और तेवर पसंद नहीं थे। वे लोग बहुत ज्यादा कड़वे और अहंकारी होते हैं। उनके मुकाबले ये शर्मीला और खुद में खोया रहने वाला युवक उसकी आंखों में बहुत ज्यादा मासूम और पवित्र था। ललिता को मन ही मन ऐसा लगा जैसे उसे चुपके से जाकर उस शांत इंसान से कह देना चाहिए, तो मुझे बहुत अच्छे लगते हो, तुम्हारी यही सादगी ही तुम्हारा सबसे बड़ा गहना है। शाम की महफिल खत्म हुई। चपला जब कमरे में लौटी तो देखा कि शिशिर बिस्तर पर गहरी नींद में सो रहा है। दिन में सोना शिशिर की आदत नहीं थी। चपला के मन में एक तरह का पछतावा होने लगा। उसे लगा कि आज उन सब ने मिलकर इस मासूम इंसान को कुछ ज्यादा ही परेशान कर दिया है। शायद वो अपमान और शर्म की वजह से ही मुंह छिपाकर सो गया है। तभी चपला के पति कमरे में आए और हैरान होकर बोले, अरे ये क्या, शिशिर अभी तक बिस्तर पर पड़ा है। हजारीबाग की हवा खाकर तो लोगों की सेहत सुधरती है, पर इसकी तो सुस्ती बढ़ती जा रही है। दिन ब दिन ये और भी आलसी होता जा रहा है। चपला तपाक से बोल उठी, धीरे बोलिए, सांड की तरह ऐसे चिल्लाइए मत। सो रहा है तो क्या हुआ? दिन रात किताबों में मुंह गड़ाए रखने से तो अच्छा है कि थोड़ी देर सो ले। आखिर उसके शरीर को भी तो आराम की जरूरत है। पति ने मुस्कुराते हुए कहा, बीमारी का इलाज तो है चपला, पर इस स्वभाव का कोई इलाज नहीं। तुमने ही इसे जरूरत से ज्यादा सिर पर चढ़ा रखा है। इसके कुछ ही दिनों बाद की बात है। अचानक नीचे से एक दमदार मर्दाना आवाज आई, शिशिर ओ शिशिर, कहाँ है रे तू? हजारीबाग जैसी अनजान जगह पर शिशिर को नाम लेकर पुकारने वाला कौन हो सकता था? शिशिर जैसे ही नीचे उतरा, उसका पुराना दोस्त हीरेन जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा। हीरेन दरअसल ललिता का बड़ा भाई था। उसने चपला को शिशिर के कोलकाता वाले दिनों के मजेदार किस्से सुनाने शुरू कर दिए। हीरेन बोला, भाभी जानते हैं मैंने इसे कैसे पहचाना? कल जब ललिता ने इसका हुलिया बताया
तो मैं फौरन समझ गया कि यह हमारे पांता शिशिर के अलावा और कोई नहीं हो सकता। 4 साल ये कोलकाता में रहा, पर पूरे शहर में इसके सिर्फ 4 ही जानने वाले थे, मैं, मेस का रसोइया, मैनेजर और बगल वाले कमरे के पुलिन डॉक्टर। एक दिन तो पुलिन डॉक्टर ने मुझसे चुपके से आके कहा, हीरेन बाबू, जरा अपने इस रूममेट पर नजर रखिएगा। जिस तरह ये अपने बदन की एक गांठ को नजरअंदाज करके बस किताबों के पन्ने पलट रहा है, मुझे तो डर है कि ये पागल हो जाएगा। ये हर वक्त किताबों में ही डूबा रहता था। बाहर की दुनिया में क्या हो रहा है, इसे रत्ती भर भी सुध नहीं रहती थी। चपला हंसते हंसते लोटपोट हो गई। लेकिन जब हिरेन ने शिशिर के मेस वाले कमरे का हाल सुनाया कि कैसे वो बिना ढंग से खाए पिए रातें गुजारता था और पूरे कमरे में बिखरी किताबों के ढेर के बीच ही सो जाया करता था, तब चपला का दिल किसी अनजान दर्द से तड़प उठा। उसे एहसास हुआ कि उसकी ममता की छांव से दूर रहकर शिशिर कितना बेसहारा हो गया था। हिरेन ने आगे कहा, जानती है भाभी, इसके सीधे साधे और थोड़े अजीब स्वभाव को देखकर पहले तो मुझे चिढ़ होती थी, पर बाद में मुझे इससे सचमुच लगाव हो गया। शायद ऐसी तन्हाई से ही गहरी दोस्ती जन्म लेती है। इसकी सादगी ने मेरा दिल जीत लिया। धीरे धीरे शिशिर के मन में भी ललिता के लिए एक अजीब सा खिंचाव पैदा होने लगा था, लेकिन उसकी सामाजिक झिझक और उसका अपना स्वाभिमान उसे बार बार रोक रहा था। एक दिन जब हिरेन और चपला बातें कर रहे थे, तभी शिशिर अचानक कमरे में दाखिल हुआ और लगभग दहाड़ते हुए बोला, भाभी, मुझे चाय चाहिए। मेरा बहुत मन कर रहा है कि मैं अभी चाय पीऊं। सब हैरान रह गए, क्योंकि शिशिर आमतौर पर किसी के सामने कुछ मांगता नहीं था। उसे अकेले रहना ही पसंद था। ललिता वहीं पास में बैठी थी। उसने चुटकी लेते हुए कहा, शिशिर बाबू, पड़ोस में भी लोग रहते हैं। आपके चिल्लाने से पूरा घर कांप रहा है। जरा गला नीचे करके बात कीजिए। हिरेन जोर जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ा और ललिता को छेड़ने लगा। ललिता शर्म के मारे लाल हो गई और कमरे से बाहर निकल गई। शिशिर ने देखा कि हिरेन के मुंह पर रविंद्रनाथ की कविता के बोल थे, डर मत तू, डर मत रे, डर मत। शिशिर को लगा कि शायद ललिता उससे नफरत करती है या उसे तुच्छ समझती है। वो चपला के पास गया और पछतावे भरे स्वर में बोला, भाभी, मुझे लगता है कि मैं गलत कर रहा हूं। तुम ललिता को यहां आने से मना कर दो। मेरी पढ़ाई में बहुत बाधा आ रही है। मैं नहीं चाहता कि कोई मुझे परेशान करे। चपला ने मौका देखकर ललिता से कह दिया, ठाकुरपा तुम पे नाराज हैं ललिता। वो नहीं चाहते कि तुम अब इस घर में आओ। उन्हें थोड़ी शांति चाहिए। असल में ये चपला की एक कठिन परीक्षा थी। वो देखना चाहती थी कि इन दो मनों का खिंचाव आखिर कस अटक जाता है। ललिता अपमान के घूंट पीकर रह गई और उसने आना बंद कर दिया। इधर हिरेन ने आखिर खबर दी कि ललिता की शादी कहीं और तय हो गई है। ये सुनते ही शिशिर के पैरों तले जमीन खिसक गई। शिशिर अपनी भाभी के पैरों के पास बैठकर फूट फूट कर रोने लगा। उसे अब जाकर एहसास हुआ कि वो ललिता से कितनी मोहब्बत कर बैठा है। उसने सिसकते हुए कहा, मैंने उसे मना करने के लिए क्यों कहा भाभी? मुझसे बड़ा गुनहगार और कोई नहीं है। मैंने अपने हाथों अपनी ही खुशियां बर्बाद कर दी। चपला ने बिल्कुल बेरुखी से जवाब दिया, उन लोगों का मन तो तुम्हारी ही शादी ललिता से कराने का था। हिरेन बार बार यही कह रहा था, लेकिन मैं ही इसके लिए राजी नहीं हो पाई। मुझे लगा कि तुम अभी बहुत छोटे हो और शायद ये जिम्मेदारी नहीं उठा पाओगे। शिशिर समझ ही नहीं पा रहा था कि चपला ने इतना बेरहम बर्ताव क्यों किया। वो बस यही सोच रहा था कि ललिता की ये शादी असल में उसकी अपनी नादानी और गलती की एक बहुत बड़ी सजा है। शादी की तैयारियां अब और छिपी नहीं रहीं। आखिरकार शिशिर को भी सच पता चल ही गया। ललिता की शादी किसी और से नहीं, बल्कि खुद उसी के साथ हो रही थी। चपला ने पर्दे के पीछे रहकर ये सब पक्का किया था, पर शिशिर को कानों कान खबर नहीं होने दी। ललिता शर्म के मारे सामने तो नहीं आ रही थी, पर उसकी ये दूरी शिशिर के दिल में किसी शर्मीली प्रेमिका की आहट की तरह गूंजने लगी थी। शादी की रस्में पूरी हुईं और हजारीबाग के उसी घर में महिलाओं ने महफिल जमा ली। चपला ने चुटकी लेते हुए कहा, अब शिशिर अकेला नहीं रहेगा। अब ललिता इसे हर वक्त परेशान करेगी। अब किताबें पढ़ने की फुर्सत नहीं मिलेगी ठाकुरपा। अब तुम्हारी पढ़ने वाली मेज ललिता के साजो सामान से भरी रहेगी। ललिता भी शर्म के मारे मुंह छिपाकर हंसने लगी। चपला की सहेली बिमला एक तरफ बैठी कंथा सी रही थी। ललिता ने उसे छेड़ते हुए कहा, बिमला दी, क्या तुम पूरी जिंदगी बस यही कंथा ही सीती रहोगी? और कोई काम नहीं है क्या तुम्हें? बिमला कोलकाता की लड़की थी, काफी हाजिर जवाब। उसने तुरंत उत्तर दिया, ये कंथा मैं तेरे लिए ही बुन रही हूं बहन। आने वाले भविष्य में ये तेरे बहुत काम आएगी। तब तुझे इसकी महिमा समझ आएगी। सब हंसते हंसते लोटपोट हो गए। तभी शिशिर कमरे में दाखिल हुआ। चपला ने तुरंत मौका देखकर सबके सामने कहा, लो, दूल्हे राजा भी आ गए। बिमला, ये कंथा तुम दोनों को तोहफे में दे रही है। वो कह रही है कि हम तो हमेशा पास नहीं रहेंगे, इसलिए जब छोटा बच्चा होगा तब ये बहुत काम आएगा। उसे इसमें लपेटोगे तो बड़ा आराम मिलेगा। अरे ये क्या, अश्लील!
बात पूरी होने से पहले ही शिशिर शर्म के मारे एकदम लाल हो गया और चिल्ला उठा। उस गहरी शर्म की वजह से वो एक पल भी वहां नहीं रुका और किसी तूफान की तरह कमरे से बाहर भाग गया। बिमला की उस निश्चल ममता और चपला के मजाक को वो अपने तथाकथित पवित्र सिद्धांतों के चश्मे से समझ ही नहीं पाया। उसके लिए भविष्य की ये बात बहुत ही ज्यादा शर्मिंदगी भरी थी। उसकी इस अजीब, शर्मीली और मासूम प्रतिक्रिया को देखकर पूरा कमरा हंसी के ठहाकों से गूंज उठा। चपला बस अपनी ममता भरी आंखों से अपने उस देवर को देखती रही, जो उम्र में बड़ा होने के बाद भी मन से अभी तक एक बच्चा ही था। वो जानती थी कि शिशिर उसके लिए हमेशा वही छोटा बच्चा ही रहेगा। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद। कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।